आपको कोड सुना दूंगा, है ना, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको कोड सुना दूंगा, आप आराम कर दीजिए। वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद। अब ये सवाल आता है कि इसको वर्मी कंपोस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वर्मी से बनता है। वर्मी जो है एक लैटिन वर्ड है वॉर्म्स का। वॉर्म मतलब जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं, जैसे केंचुआ है, जैसे अर्थ वॉर्म है। तो इसलिए इसको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है, केंचुआ खाद हम कह सकते हैं। और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कि ये दूसरी जो साधारण खाद होती है, जो गाय के गोबर से हम बनाते हैं, भूसे से हम बनाते हैं, उससे कई गुना ज्यादा इसमें पोषक तत्व होते हैं। और ये जो है, ये जमीन की जो पोषक धारण करने की क्षमता है, उसको ये कई गुना बढ़ा देती है। 7 गुना, 5 गुना, 11 गुना अलग अलग तत्वों को ये पोषक तत्व धारण करने की, ग्रहण करने की और एब्जॉर्ब करने की क्षमता को ये बढ़ा देती है। और फिर इसमें क्या होता है, इसमें कोई दुर्गंध नहीं आती है, इसमें कोई मक्खी मच्छर नहीं आते हैं। अब गाय के गोबर वाली जो खादें डली हुई आप जैविक फार्म में देखेंगे तो आपको बहुत कीट पतंगे नजर आएंगे, बहुत ज्यादा उसमें आपको वो आएगी, स्मेल भी आएगी। तो ये एक बड़ी साफ सुथरी ऑप्शन है और इसलिए इसका फायदा है, इसका बहुत फायदा है। और ये जो कचरा है उसको निपटाने का भी एक बहुत अच्छा साधन है। तो ये अनेक तरह के केंचुए पाए जाते हैं। जैसे धरती के जो नेचुरल केंचुए होते हैं, जो मिट्टी खाने वाले केंचुए होते हैं, वो बड़े केंचुए होते हैं, वो जमीन में रहते हैं, गहराई में रहते हैं और वो 6-7 फुट की गहराई तक चले जाते हैं और वो जमीन को पोला करते हैं। और लेकिन वो केंचुए अब जमीन से जमीन पे डिपेंड करते हैं। किसी धरती में जहाँ पे कार्बन तत्व ज्यादा होता है, जैविक कार्बन ज्यादा होता है, नमी ज्यादा होती है, उपजाऊ जमीनें होती हैं, वहां वो केंचुए ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन जैसे रेतली जमीन है, पथरीली जमीन है, उसमें ये नहीं पाए जाते हैं। तो हम इंतजार नहीं कर सकते हैं कि हम हमारे केंचुए कब आएंगे, तभी हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो उसका फिर दूसरा सॉल्यूशन ये है कि हम ये जो केंचुए हैं, ये बाहर के ये केंचुओं से हम खाद बनाएं। और वो जब खाद हम डालेंगे जमीन के अंदर, भूमि के अंदर, तो उसके अंदर उसका जैविक कार्बन भी बढ़ेगा, उसका जमीन पोली भी होगी, हल्की भी होगी, उसमें पानी को धारण करने की क्षमता भी होगी, पानी को रिटेन करने की क्षमता भी होगी, पानी की नमी भी बढ़ी रहेगी, पानी के अंदर मिट्टी के की पानी धारण करने की क्षमता बढ़ेगी, मिट्टी पोली भी होगी और मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन तत्व भी ज्यादा जाएगा। तो इसलिए जो जैविक क्रियाएं हैं वो ज्यादा हो पाएंगी। और फिर अपने आप ही दूसरे जो जमीन के जो नेचुरल केंचुए हैं वो भी आ जाएंगे। तो इसलिए अब कुछ जो प्राकृतिक कृषि वाले हैं, अब जैसे पालेकर जी हैं और कुछ और हैं, वो इसको असल में केंचुआ नहीं मानते हैं और वो इसका विरोध भी करते हैं। वो तो विरोध डिकम्पोजर का भी करते हैं। ये उनका आपसी मामला है, उनका अपना अपना ईगो है, अपनी ईर्ष्या है, अपनी विधि को हर कोई अच्छा बताना चाहता है। लेकिन हम उस चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हम न्यूट्रल रह के हम अपने फायदे की बात करते हैं कि जमीन को कैसे उपजाऊ बनाया जाए। अब वो लोग इस केंचुए को विदेशी केंचुआ कहते हैं, तो कोई बात नहीं, क्या प्रॉब्लम है। विदेशी केंचुआ है, हमारा काम कर रहा है, हमारे कचरे को वो निपटा रहा है, वरना वो कचरा वातावरण में गंदगी फैलाता, वातावरण को खराब करता और लोग उसको आग लगाते हैं। और उसपे तो फिर उससे बेटर है कि उस कचरे से ये केंचुए हम लगाते हैं वर्कर के रूप में, खाद बनाने के रूप में, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं इन चक्रों में कभी नहीं पड़ता हूँ कि जी ये तो विदेशी केंचुआ है। तो कई तरह के केंचुए होते हैं, जैसे जो सबसे ज्यादा जो जिस केंचुए से जो खाद बनाते हैं, अब ये जो केंचुए होते हैं खाद बनाने वाले, ये ज्यादा जैविक कार्बन को ज्यादा खाते हैं, ये मिट्टी को नहीं खाते हैं। मिट्टी को 10% खाते होंगे, लेकिन 90% ही कचरे को खाते हैं। जबकि जमीन वाले जो केंचुए होते हैं वो 90% मिट्टी को खाते हैं और 10% ही जैविक कचरे को खाते हैं। तो ये वाले खाद बनाने के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त होते हैं। तो कुछ लोग इनको रेड विगलर कहते हैं, कुछ उनको, जो इनका टेक्निकल नाम है वो
इस्टिना जो ईसेनिया इसीनिया फोर्टिडा, इसका नाम जो है वो इसीनिया फोर्टिडा है। ये छोटे केंचुए होते हैं, 3-4 इंच के लंबे होते हैं और कुछ रेड विगलर कहते हैं, हालांकि रेड विगलर की एक अलग प्रजाति भी पाई जाती है, इसको कुछ लाल केंचुए भी कहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा कामयाब रहते हैं क्योंकि ये वातावरण की जो तापमान में और में जो फर्क पड़ता है उसको ये सहन कर लेते हैं और इनकी पॉपुलेशन, इनकी जनसंख्या जल्दी बढ़ती है और वृद्धि ये जल्दी करते हैं। तो ये ज्यादा जो फेमस जो केंचुए हैं ये इसीनिया फोर्टिडा के नाम से ये केंचुए ज्यादा मशहूर है। तो लोग ज्यादातर इन्हीं से ही खाद बनाते हैं। दूसरे भी उपलब्ध हो सकते हैं, उनसे बना सकते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा बनाते हैं। तो ये लेकिन इसमें फिर कैसे खाद बनाते हैं, या ये खाद जैसे मैंने बताया, इस खाद के फायदे हैं, ये खाद दूसरी खाद से ज्यादा बढ़िया होती है। जैसे मैंने बताया आपको कि साफ सुथरी होती है, इसको आप जैसे आप यूरिया डीएपी छिड़कते हैं ऐसे आराम से आप छिड़क सकते हैं और बड़ी अच्छी पैकिंग में आ सकती है, बड़ा बढ़िया, ना ये बदबू पैदा करती है, ना इसमें कीड़े लगते हैं, ना कोई मक्खी मच्छर आते हैं और साफ सुथरी खाद होती है। तो ये एक तरह से मैं ये नहीं कहता कि आप दूसरी खाद को बंद कर दें, दूसरी खाद आप अपना जो बना रहे हैं बनाएं, लेकिन ऊपर से छिड़कने वाली जो खादें होती है, रासायनिक खादें, उनकी जगह ये एक बढ़िया ऑप्शन है। और जो बागवानी के जो गार्डनर वगैरह बागवानी करने वाले लोग हैं और उनको भी ये बड़ी सुविधा रहती है क्योंकि इसके अंदर ये बनाना बड़ा आसान रहता है और ये साफ सुथरी खाद होती है, इसमें कोई किसी तरह की दुर्गंध और कुछ तरह की वो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसमें कुछ इनकी ये जो केंचुए होते हैं इन्हें हमें समझना पड़ेगा कि ये जो केंचुए हैं ये गले सड़े पार्शली यानी कि अर्ध या आंशिक सड़े हुए कचरे को पसंद करते हैं। ताजे कचरे को ये पसंद नहीं करते हैं। यूं सोचिए कि ताजे कचरे को ये चबा नहीं सकते हैं और जो ताजा गोबर होता है उसमें भी बहुत गर्मी होती है, बहुत गैस होती है, तो उसको भी ये नुकसान हो जाता है। तो उसको भी हम ताजा यूज नहीं करते हैं। गोबर जो है कम से कम 4-5 दिन पुराना गोबर होना चाहिए, एक तरह से यूं कहो कि ठंडा किया हुआ गोबर होना चाहिए। और अब आपके पास में मान लो गाय का गोबर ही है, भैंस का गोबर भी हो सकता है, नंदी का गोबर भी हो सकता है, दूसरे पशुओं के भी हो सकते हैं, भेड़ बकरी के हो सकते हैं, ऊंट के हो सकते हैं। तो इनको अगर आपके पास में गाय का गोबर ज्यादा है तो आपको कोई और दूसरा कचरा नहीं है तो आप खाली गोबर से भी खाद बना सकते हैं। खाली गोबर से भी अच्छी खाद बनती है और लोग उसको पसंद भी करते हैं कि ये गौ माता की बनी हुई खाद है। लेकिन उसमें आप अगर आपके पास में गोबर पर्याप्त मात्रा में नहीं है और आपके पास में फसल अवशेष है तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आप लोग एक एक रेशो में मिलाते हैं कि एक भाग कचरा और एक भाग गोबर। तो और कचरे की क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हो, 40-60 भी लोग यूज करते हैं कि 40% गोबर और 60% कचरा। किसी भी हालत में 25% से कम गोबर नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप खाली सूखे कचरे से, फसल अवशेष से आप खाद बना सकते हैं। क्यों? वही जो खाद वाले सिद्धांत थे कि खाली सिर्फ कार्बन की खाद नहीं बनती है और जब वो खाद नहीं बनेगी उसकी, वो सड़ेगा नहीं तो केंचुए उसको खाएंगे नहीं, इसलिए उसमें कुछ नाइट्रोजन मिलाने की जरूरत पड़ती है। तो गाय का जो गोबर है, गाय का जो मूत्र है, वो उस नाइट्रोजन का काम करता है। उससे क्या होता है कि वो जो भूसा है, जो फसल अवशेष है, वो गल जाता है, सड़ जाता है। तो फिर ये जो केंचुए होते हैं ये उसको खा सकते हैं। और ये जो केंचुए होते हैं, वैसे तो ये केंचुए ऐसा जीव होता है जिसमें एक ही केंचुए में नर भाग और मादा भाग होता है, लेकिन फिर भी ये प्रजनन के लिए दो केंचुए के ऊपर निर्भर करते हैं क्योंकि इसमें नर भाग और मादा भाग में दूरी होती है और उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो ये दो केंचुए मिलके फिर ये प्रजनन क्रिया करते हैं और उनसे उनसे अंडे पैदा करते हैं जिसको हम कोकून कहते हैं और उस कोकून से फिर केंचुए निकलते हैं। तो इतनी उसकी डिटेल में अपने को जाने की जरूरत नहीं है कि ये क्या करते हैं। मोटा मोटा हमें थोड़ा सा परिचय के लिए ही हम आपको ये बता रहे हैं।
और फिर इन कैंचुओं से फायदा क्या होता है कि ये बढ़ते ज्यादा है, बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। जैसे अगर आपने अपने खाद बनानी शुरू करी, तो जब खाद आप बनेगी, आपकी करीब 3 महीने का टाइम लगता है खाद बनाने में। तो क्योंकि 3 हफ्ते 4 हफ्ते तो उस कचरे को, कच्चे कचरे को सड़ाने में लग जाता है, और फिर 3-4 हफ्ते इस खाद को केंचुआ छोड़ने के बाद शुरू करने में लग जाता है। और फिर ये क्या करते हैं कि ये ऊपरी परत में 3-4 इंच की जो खाद बनाते हैं, फिर ये नीचे चले जाते हैं। तो अगर आपने मान लो 1.5-2 फुट की अगर आपने कचरे का ढेर लगाया है, तो उसके अंदर भी टोटल उसको निकलने में भी 1 महीना लग जाता है। तो आप यूं सोचिए कि 3 महीने का टाइम इसमें एवरेज लग जाता है। तो ये क्या करते हैं, उस कचरे को ये भोजन के रूप में खाते हैं, और मल के रूप में जो केंचुआ खाद है, जिसको वर्मी कास्टिंग भी कहते हैं, या वर्मी कंपोस्ट आप कह सकते हो, वो चाय के दाने की तरह बड़ी सुंदर और बराबर साइज की वो खाद होती है, और उसको ये ऊपर छोड़ते हैं। ये नीचे भोजन खाते रहेंगे, उसको ऊपर एक तरह से लैट्रिन करने के लिए ऊपर आते हैं, उसको छोड़ के फिर नीचे चले जाते हैं। तो ऊपर की जो खाद ऐसे बनती रहती है, उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं। उसको इकट्ठा करके और हम उसको अपना इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो कचरा है, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि नमी की मात्रा जो है वो 40-50% नमी होना जरूरी है। 40% सबसे आइडियल है। अगर ज़्यादा नमी होती है तो उसमें क्या होता है कि छेद नहीं बच पाते हैं कचरे में, तो ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, तो केंचुओं को साँस लेने में दिक्कत होती है। केंचुए डूबना शुरू कर देते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा नमी की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा 25% से कम नमी भी ठीक नहीं है, क्योंकि फिर ये भोजन को खा नहीं सकते हैं। तो 25-30%, 30-40% जो नमी है वो उसमें होनी चाहिए। और उसके बाद में ये जो केंचुए होते हैं, ये धूप को पसंद नहीं करते हैं। ये अंधेरे में नमी वाले जगह में काम करना पसंद करते हैं, और ये 24 घंटे काम करते रहते हैं। तो इसलिए जो भी आप जहाँ भी कचरा डाल के ये खाद बनाएँगे, उसको या तो छाया, किसी भी तरह की छाया देना ज़रूरी है। वो छाया शेड के रूप में हो सकती है, छप्पर के रूप में हो सकती है। कई लोग इसको सीधा पराली की लेयर से भी ढक देते हैं, भूसे से ढक देते हैं, वो भी एक तरह की छाया है, वो भी एक तरह से प्रोटेक्शन है। लेकिन उसमें कई बार क्या होता है कि बहुत तेज़ आंधी आने से और बहुत तेज़ बारिश आने से उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है। तो जो बढ़िया तरीका है वो तो उसके ऊपर शेड बना के है। और किसी किसान के पास में मान लो अभी शुरू में इतना पैसा नहीं है, तो वो शुरुआती दौर पे बिना शेड के भी अपने खेत में कर सकता है। पेड़ों की छाया हो तो बहुत ही बढ़िया है, पेड़ों की छाया में इसको किया जा सकता है, बहुत बढ़िया ये रहते हैं। और तो ये जो केंचुए हैं, ये जब खाद बनाते हैं तो इसमें नमी बनाने के लिए इसमें पानी छिड़कने की ज़रूरत पड़ती है। तो रोज़ जैसे ही ऊपर की लेयर आप देखते हैं कि सूख गई है, या भूसा ऊपर का जो सूख गया है, तो आपको पानी छिड़कना पड़ता है। तो कुछ वो पानी होता है, कुछ केंचुए तरल पदार्थ भी छोड़ते हैं, तो उसको मिलके एक जो तरल खाद भी पैदा होती है, उसको वर्मी वाश कहते हैं। तो वर्मी वाश भी एक बहुत अच्छा तरल खाद का तत्व होता है, खाद के रूप में होता है, वो बहुत बहुत अच्छा होता है। तो उसको कलेक्ट करना हो तो फिर हमें नीचे या तो पक्का फर्श बिछाना पड़ता है, या फिर हमें पॉलीथीन बिछाना पड़ता है। अब आपके जो किसान, छोटे किसान हैं, जो शुरू में इतना खर्चा नहीं करना चाहते हैं, वो पॉलीथीन बिछा के काम चला सकते हैं। लेकिन जो इसको रोजगार के रूप में बहुत ज़्यादा खाद पैदा करते हैं, उनके लिए वो शेड बना के नीचे पक्का फर्श बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है। और उस फर्श में दोनों तरफ ऐसे स्लोप दे दिया जाता है, और स्लोप के किनारे पे नाली बना दी जाती है। तो जो भी जब पानी आप डालते हो, जो पानी ज़्यादा भी पड़ जाता है, इतना अंदाज़ा सही नहीं होता है, तो वो वर्मी जो वाश है, वो पानी वो स्लोप से नीचे की नाली में आ जाता है, और नाली के अंदर लंबाई में जो इस तरफ जो लंबाई में लंबा स्लोप के साथ नाली बना दी जाती है, और बीच में आप उसमें टैंक बना सकते हो, आप खड्डा बना सकते हो, ताकि वो उसमें इकट्ठा होता रहेगा। फिर आप उसको निकाल के आप अपने ड्रिप इरिगेशन के साथ में या फुव्वारा इरिगेशन के साथ में
पानी के साथ मिला के उसको सिंचाई आप उसकी कर सकते हो या उसकी पौधों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये इसको बनाने का तरीका होता है, बनाने की जरूरत होती है। तो ये मोटे-मोटे सिद्धांत मैंने बताए हैं, कोई अगर बीच में छूट जाएगा तो मैं दोबारा से कोई क्वेश्चन आएगा तब अपने दिमाग में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको बनाने की विधि क्या है? बनाने की विधियाँ हर आदमी अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जगह के हिसाब से, पैसे के हिसाब से अलग-अलग विधियाँ अपनाते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय जैविक जो संस्थान है, वो 2 मुख्य तौर पे जो विधियाँ हैं वो बताते हैं। उसमें एक तो होदी सिस्टम होता है। होदी सिस्टम में क्या होता है कि जैसे वो क्या करते हैं कि 12 फुट 12 बाई 12 फुट का एक एरिया ले लेते हैं, शेड के नीचे का एरिया। और जो शेड बनाते हैं उसमें कम से कम 10 फुट की ऊंचाई होनी चाहिए, जो नॉर्मल हमारे घरों में होती है। आप टीन की शेड की जरूरत नहीं है, आप उसमें छप्पर भी बना सकते हैं, जैसे हम पशुओं के लिए छप्पर बनाते हैं, वो ज्यादा बढ़िया रहता है। उसमें ठंडक अच्छी रहती है, बट कई बार बारिश के टाइम पे उसमें दिक्कत आ जाती है। तो उसके ऊपर आप पॉलिथीन डाल सकते हो, तारकोल वो डाल सकते हो। तो इस चौकी वाले विधि में क्या होता है, जैसे 12 बाई 12 फुट का आपने जगह ले ली, उसमें 4 हिस्से बना दी। तो 4 हिस्से बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें ईंटें लगा देते हैं। सूखी जो ईंटें होती है, आप परमानेंट बनाना चाहो तो मसाले से परमानेंट बना सकते हो, परमानेंट नहीं बनाना चाहो तो आप सूखी ईंटें ऐसे खड़ी कर सकते हैं। और उन एक होदी से दूसरी होदी के बीच में छिद्र छोड़ देते हैं। तो वो छिद्र इसलिए होते हैं कि जो केंचुए छोड़े जाते हैं वो एक होदी में छोड़े जाते हैं। वो जब उस वाला भोजन खत्म करने के बाद में, खाने के बाद में, उसकी खाद बनाने के बाद में दूसरी होदी में प्रवेश कर जाते हैं। उसको खत्म करने के बाद तीसरी होदी में, फिर चौथी होदी में। तो इस तरह से वो एक बार में ही केंचुए छोड़ने की जरूरत पड़ती है। 4 होदियों का ये फायदा ये रहता है, ये उनके लिए बढ़िया रहता है जो जैसे कम पशु रखते हैं और रोज का रोज कचरा भी पैदा हो रहा है और रोज का रोज गोबर भी पैदा हो रहा है। तो वो क्या करते हैं कि जो पहले वाली होती है, जो उसमें वो कचरा भरना शुरू कर देते हैं। ये कचरा जो है वो जैसे मैंने बताया कि अगर गाय का गोबर ही है खाली, तो गाय का गोबर डाल सकते हो। अगर आपके पास में कचरा है, अच्छी बात है, मैं तो यही सजेशन देता हूँ कि कचरा का निस्तारण बड़ा मुश्किल होता है और लोग जलाते हैं, और वो और गाय का गोबर वैसे भी बहुत महँगा आता है आजकल। तो इसलिए अच्छा है कि उस कचरे को भी आप मिला के उसमें डालते रहें। तो पहले वाले गड्ढा जब आपका भर जाता है, तो आप फिर दूसरे गड्ढे को शुरू कर देते हो, दूसरे गड्ढे में माल डालना शुरू कर देते हो। तो जब वो पहले वाला जो गड्ढा है वो 1 महीने में या मतलब 3-4 हफ्ते में, 4-3 हफ्ते में जब वो कचरा कुछ सड़ जाता है, उसमें पानी छिड़कते रहना ये ज़रूरी है। जब वो कचरा सड़ जाता है तब उसमें आप केंचुए छोड़ देते हैं। तो वो कैंची में उसको खाना शुरू कर देते हैं और खाद बनाना शुरू कर देते हैं, और आप अपना कचरा दूसरी होदी में डालना शुरू कर देते हैं। जब दूसरी होदी भर जाती है तो आप तीसरे में शुरू कर देते हैं। तो पहले वाला जो कचरे का कचरा खा के खाद बना के और जो केंचुए हैं वो छेद के द्वारा दूसरे होदी में चले जाते हैं। और ये होदी की जो हाइट है वो आधा मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1.5-2 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा होने पे फिर ये जो कचरा होता है ये अंदर गर्मी पैदा करता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये 1.5-2 फुट 50 सेंटीमीटर आप मान लें कि 50 सेंटीमीटर हाइट का, आधा मीटर हाइट का आपने इसको बना देना होता है, और उतना ही ढेर कचरे का हाइट डाल देना होता है। और उस शेड ऊपर शेड होती है, तो उसमें धूप से वो रक्षा होती है, बारिश से रक्षा होती है। और ये जो केंचुए होते हैं, ये क्योंकि ये भी एक तरह का जीव है, तो इसके दुश्मन भी बहुत होते हैं। सांप है, मेंढक है, छिपकली है, पक्षी है और चींटियां हैं, ये इसको खा जाती हैं, और तो इससे बचाव भी जरूरी होता है। तो जहां भी आप ये बना रहे हैं उसके चारों तरफ चींटियों से बचाव के लिए सबसे बढ़िया तरीका जो लोग अपनाते हैं वो क्या करते हैं कि वो चारों तरफ एक नाली बना के उसमें पानी छोड़ देते हैं, तो वो चींटियां उसको क्रॉस नहीं करती है। और पक्षियों से अगर मान लो डर ज्यादा हो तो आप जाली जो शेड है उसके चारों तरफ जाली आप बना सकते हैं। जो आपने होदियां बनाई है उस होदी के ऊपर कचरा डाला है तो उसके ऊपर भी आप जाली डाल सकते हैं, बोरी डाल सकते हैं, गनी बैग जो होते हैं, जो भी उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा आपने रट्टा नहीं मारना है कि फलाने ने ये बताया था तो मैं खरीद के लाऊंगा।
आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए जो भी सबसे सस्ता, जो भी सबसे सुलभ आपके पास में लोकल मटेरियल अवेलेबल है, उससे आप उसको ढक सकते हैं। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि सिद्धांत समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई चीज़ कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, उसका क्या पर्पज़ क्या है, उसके पीछे विज्ञान क्या है और वो उसका फ़ायदा क्या है। तो ये जब पता होगा तो आप अपना दिमाग लगा के भी आप अपना लोकल मटेरियल जो आपके पास में फालतू पड़ा हुआ है, जो आपको सस्ता मिल रहा है, जो आपको फ्री में मिल रहा है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होदी वाला सिस्टम होता है और ये फिर वो चारों में खाने में चक्कर चलता रहता है कि पहले वाले जो खाने में जब खाद बन गई, वो खाली हो गया, तो उसमें जो केंचुए जो थे वो आगे वाले खाने में चले गए और आपने खाद निकाल ली और थोड़े बहुत अगर केंचुए बच भी गए तो वहां से वो केंचुए आप हटा के आप अलग रख लो या उसको कचरा डालने के बाद में दोबारा उसको उसमें डालने के काम वो आ जाएंगे। नहीं भी आएंगे तो वो घूमते हुए अपने आप केंचुए जो है भोजन की तलाश में छेद के द्वारा वहां पे आ जाएंगे। तो ये तो होदी सिस्टम हो गया। दूसरा सिस्टम जो जिसको बड़ी सामान्य विधि कहते हैं, उसमें वो क्या करते हैं कि लंबी ढेरी लगाते हैं, कतार लगाते हैं। जैसे वो क्या करते हैं कि 1 मीटर चौड़ा यानी कि 3 से ले 3.5 फुट चौड़ा और 10 मीटर यानी कि 30 फुट लंबा। हालाँकि इसमें लंबाई की कोई सीमा नहीं है। आप अपनी जगह के हिसाब से, सुविधा के अनुसार से आप लंबाई कितना भी आप रख सकते हैं और उस लंबाई को आप अलग-अलग लाइन के हिसाब से भी रख सकते हो। उस लंबाई को आप पूरा ऐसे वृत्ताकार भी बना सकते हो, गोलाकार भी बना सकते हो। लेकिन चूँकि ये इसमें केंचुए ऊपर से डाले जाते हैं, तो अच्छा होगा कि हम लंबाई वाली बनाएँ और लिमिट लंबाई की बनाएँ, तो फिर वो जब बिल्कुल उसकी खाद बन जाएगी तो वहाँ से उसको निकालना आसान हो जाता है। जो जो कॉमन विधि जो बताते हैं वो 10 मीटर यानी कि 30 फुट लंबी आप लगा सकते हैं और 4 फुट ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 फुट के आस-पास आप उसको रखें और उसके ऊपर आप जैसे मैंने बताया था कि नीचे आप अगर आपने वर्मी वास्ट को आपने कलेक्ट करना है, तो आप उसमें नीचे पॉलीथीन बिछा दें। कुछ लोग वो पॉलीथीन भी नहीं बिछाते हैं, वो कहते हैं जी कोई बात नहीं, वो वर्मी वास्ट पानी अगर ज़मीन में चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप सीधा ज़मीन के ऊपर भी उसको डाल सकते हैं। फिर उसमें यही होगा कि जो वर्मी वाश है वो आपको प्राप्त नहीं होगा, वो ज़मीन में ही चला जाएगा, ज़मीन को भी उपजाऊ बनाएगा। तो उस केस में वो क्या करते हैं कि फिर वो मिट्टी को स्लोप बना के उसके ऊपर ही वो अपना डालना शुरू कर देते हैं। तो ये वाला जो मेथड है, इसमें जैसे मैंने बताया कि आप 3.5 फुट चौड़ा और 30 फुट लंबा और वही 1.5 फुट हाइट का आप बनाते हैं। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि किनारे की जो दीवारें हैं वो आपने 1.5 फुट हाइट की बनानी है। किनारे की दीवारें आप सिंपल एक खड़ी ईंट, खडंजा जिसको कहते हैं, जो आपका 4.5 इंच हाइट का होता है, वो आप लगा देंगे, तो ऐसे हीप के रूप में आपकी वो आ जाएगी, मतलब ऐसे ऐसे गोल हीप के रूप में। जो किनारे वाली जो ईंट है वो उसको रोक के रखती है, उसको बिखरने नहीं देती है और वो ज़रूरी है। और केंचुओं को बाहर निकलने नहीं देती है। तो इसलिए वो ज़रूरी है, बाकी उसके ऊपर गोलाई में आप ऐसे उसको बना सकते हैं। और जहाँ पे जैसे मैंने बताया कि अगर किसान के पास में ऊपर शेड नहीं है, उसने कोई शुरू में शुरू करना है, तो आप उसके ऊपर पराली से उसको ढक देंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि आप जो कचरा है, जैसे जो गाय गाय का गोबर है, तो आप 4-5 दिन ठंडा होने के बाद में आप सीधा उस पे डाल दें। और अगर आपने कचरा मिलाना है तो गाय के गोबर को, कचरे को एक अलग ढेर में आप मिला के रखो। जब वो ठंडा हो जाए 2-3 हफ्ते के बाद में, तो उसमें और टेम्परेचर जो है वो वही मैंने जैसे 25-30 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो केंचुए उसमें कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। इसलिए उसमें नमी भी बना के रखते हैं और टेम्परेचर भी, बहुत ठंडा टेम्परेचर भी ज़रूरत नहीं है, अच्छा नहीं है, बट हमारे यहाँ भारत में इतना कोई बहुत ठंड वाला ऐसा नहीं होता है। तो हाँ जी, दिगंबर जी, आपने हाथ उठाया है, तो जितने भी सवाल होंगे, सभी के सवाल मैं एक साथ बाद में जवाब दूँगा। अभी मैं बीच-बीच में जवाब दूँगा ना, तो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। मेरा अपना ये तरीका है कि मैं सारे सवाल बाद में एक साथ में लेता हूँ। तो मैं आपको ज़रूर और आप हाथ को हटा सकते हैं, नहीं तो ये स्क्रीन पे आता रहता है और आपको ये डिस्टर्ब करता रहता है, तो मैं आपका हाथ यहाँ हटा देता हूँ। हाँ जी।
तो फिर जो जिन किसानों के पास में ऊपर छत बनाने के लिए, शेड बनाने के लिए, छप्पर बनाने के लिए साधन नहीं है, तो वो उसको पराली से ढक सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है, सस्ता तरीका है। दिगंबर जी, आप फिर हाथ उठा रहे हैं, ये डिस्टर्बेंस आ रही है, आप कृपया बीच में हाथ नहीं उठाएं। लास्ट में मैं आपको अलाउ करूंगा, तब आप हाथ उठा सकते हैं। और पराली से ढक दें। जो पराली का मतलब, अगर जो किसान जो जहाँ पे चावल पैदा होता है वहाँ पराली जो है वो फसल अवशेष के रूप में सस्ता रहता है, फ्री में उपलब्ध होता है। जहाँ पे चावल नहीं होता है वहाँ पे किसी भी दूसरे फसल के अवशेष उसमें हो सकते हैं, गन्ने के हो सकते हैं, और कुछ नहीं है तो जो खरपतवार है, घास फूस है, वो हो सकता है, पेड़ के पत्ते हो सकते हैं। तो कोई भी चीज उसमें आप उसे ढक सकते हैं। और फिर क्या करते हैं कि उसमें जब ये कचरा जो है वो गोबर मिला हुआ कचरा जब 3 हफ्ते का 4 हफ्ते का हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो उसको बिछा देते हैं वहां पे। बिछा के, और उसको बिछाने के बाद भी उसको 3-4 दिन तक उसको रखते हैं, ताकि वो फिर कोई अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो ठंडा हो जाए, सेटल हो जाए। फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, केंचुए को छोड़ देते हैं। ये केंचुए छोड़ देते हैं। और हाँ जी, गोबर और कचरे का अनुपात, जैसे मैंने बताया था पवन जी शुरू में, कि कम से कम 25% गोबर होना जरूरी है। वैसे तो देखिए, अगर गोबर, खाली गोबर है आपके पास में, तो आप पूरा गोबर यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास में कचरा भी है, क्योंकि गोबर महंगा है, तो आप कम से कम जो है वो 25%, यानी 1/4 गोबर होना जरूरी होता है। लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो 40-60 का रेशो फॉलो करते हैं, कि 40% गोबर लेते हैं और 60% कचरा लेते हैं। तो ये आप अपने अनुभव जो करेंगे उसके हिसाब से ये आना शुरू हो जाएगा। तो फिर केंचुए को छोड़ देते हैं। तो केंचुए क्या है कि 3-4 हफ्ते के बाद में खाद बनाना शुरू करते हैं। और केंचुए जब छोड़ देते हैं तब आपको उसके ऊपर से ढकना होता है, उसको पराली से आप ढके और उसमें पानी का छींटा मारते रहे, नमी उसको करते रहे। तो केंचुए जो हैं वो खाद बनाना शुरू करेंगे, और वो अपनी खाद अपनी वेस्ट के रूप में, कास्टिंग के रूप में ऊपर छोड़ना शुरू कर देते हैं। जब 3-4 हफ्ते के बाद में 1 महीना का मोटा-मोटा अंदाजा लगा लो, 1 महीने के बाद में ऊपर की 4 इंच की, 5 इंच की वो खाद की लेयर आपको नजर आ जाएगी, दानेदार चाय के दाने की तरह। उसको आप हाथ से उठा लें। और उसको थोड़ा-सा ऐसे ढेर करके उठाएँगे तो उसका ये फ़ायदा ये होगा कि अगर उसमें कोई एक आधा कोई केंचुआ अगर है तो वो अपने आप नीचे चला जाएगा। और फिर उसको आप उठा लें। उठा के अपना उसको सुखा के, क्योंकि उसमें नमी की मात्रा काफ़ी होगी, उसमें 40-50% की नमी होगी। तो आप अगर उसको पैक करना चाहते हैं तो आप उसको थोड़ा सुखा लें, छाया में सुखा लें। जब उसमें नमी की मात्रा 30% रह जाए, और ये नमी नापने वाला उपकरण थर्मामीटर बड़ा आसानी से मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है। आप उसके अंदर जैसे ही वो रॉड डालते हो आपको नमी बता देता है। और अनुभव होने के बाद में आपको शक्ल से ही पता चल जाएगा, आपको हाथ में लेने से पता चल जाएगा इसकी कितनी नमी है, अनुभव से आ जाएगा। तो जो नए किसान हैं, जो बहुत ज़्यादा सैद्धांतिक हैं और चाहते हैं कि बिल्कुल रीडिंग करेक्ट हो, तो वो थर्मामीटर ले सकते हैं। तो ये जो केंचुए जब 25-30 दिन के बाद में जब ऊपर 4 इंच की लेयर की वो खाद बनाते हैं, उसको आप हटा के अपना रख लें। उसको अलग, कोई भी जो आपने खाना बनाया हुआ है, खांचा बनाया हुआ है, कोई आपने ऐसा टब बनाया हो, जो भी साधन आपके पास में है। और फिर अगले हफ्ते फिर वो केंचुए जो है ना, वो 3-4 इंच की लेयर फिर बना देते हैं। तो अगले हफ्ते आप फिर उठा लें। तो हर हफ्ते आप ऐसे 4-4, 5-5 इंच की लेयर जो उठाते-उठाते लास्ट में जो 5-6 इंच की जो लेयर बच जाती है, उसमें केंचुए होते हैं। तो उसको उठाने की ज़रूरत नहीं है। उसको क्योंकि केंचुए आपको तो खाद चाहिए, केंचुए नहीं है। तो वो जो केंचुए हैं वो संख्या में बढ़ चुके होते हैं। वो केंचुए फिर आप चाहे तो किसी को बेच सकते हैं, और चाहे तो आपने अगर अपने बेड बढ़ाने हैं, सपोज करो आपने पहले 10 बेड बनाए हैं, अभी आप उसकी मात्रा बढ़ाने चाहते हो, तो आप ये केंचुए की जो संख्या है, वो पॉपुलेशन है, वो अंदाजन दुगनी हो जाती है। मौसम के हिसाब से डिपेंड करता है, आपके रॉ मटेरियल के हिसाब से डिपेंड करता है। तो ऐसे किसी फिक्स में आपने आप अपना जब अनुभव करेंगे तभी आपको सही वो पता लगेगा, बट दुगनी हो जाती है। तो अगर आप उतने ही बेड रखना चाहते हो तो आधे जो केंचुए हैं वो आप बेच सकते हो। बहुत महंगे ये केंचुए बिकते हैं। 1 किलो केंचुए में 1000 केंचुए आ जाते हैं।
अब अगर उसमें ज्यादा आपने कचरा कुछ ज्यादा मिलाया हुआ है और केंचुए अभी भी उसमें लगे हुए हैं, तो वो केंचुओं की संख्या कम हो सकती है, वरना 1 किलो में लगभग 1000 केंचुए आते हैं। और अगर आपने केंचुए बेचने नहीं है, बेड बढ़ाने हैं, तो वो क्योंकि आपकी मात्रा केंचुओं की ज्यादा हो गई है, तो आप आधे केंचुए तो आपके अपने उसी बेड के काम आ जाएंगे, और आधे केंचुओं से आप दूसरा बेड आप तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे करके ये आपकी प्रक्रिया चलती रहेगी, और ये बहुत अच्छा एक साधन है। गाँव में रोजगार भी अच्छा मिलता है और इसकी डिमांड बहुत है, विदेशों में भी बहुत डिमांड है। अब जो नर्सरी वाले हैं वो तो 15-15 रुपए की किलो के हिसाब से बेचते हैं पैकेट बना के। जितना छोटा पैकेट होगा उतना महंगा बिकेगा। और जो थोक में लेते हैं बिना पैकिंग के, वो 5-6 रुपए किलो भी आपसे ले लेते हैं, और मौका लगने पे 10 किलो भी ले लेते हैं। और आप अगर आपकी खासियत है, जैसे कोई कोई कहता है जी मेरा तो जो है वो वर्मी कंपोस्ट प्योरली देसी गाय के गोबर से बना हुआ है, तो उसको वो इंचार्ज भी ज्यादा ले लेते हैं, चार्ज भी ज्यादा ले लेते हैं, उसको 10 रुपए किलो भी ले लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें रॉक फॉस्फेट भी मिला देते हैं, रॉक फॉस्फेट भी मिला लेते हैं, जो डीएपी का काम करता है, और एक सीमित मात्रा में। तो उससे जो खाद बनती है उसमें फॉस्फोरस की मात्रा भी ज्यादा होती है। तो ऐसे करके ये मैंने मोटा-मोटा बेसिक रूप पे कवर करने की कोशिश करी है। इसमें कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है कि बहुत ज्यादा गर्मी नहीं हो, हवा लगती रहे, छाया हो, नमी बनी रहे, और जो केंचुओं को खाने वाले दूसरे कीट जीव हैं उनसे बचा के रखा जाए। और जो कचरा है उसको बिल्कुल ताजा नहीं डाला जाए, उसको पहले सड़ाया जाए, और अगर गोबर है तो उसको भी 4-5 दिन उसको सड़ाया जाए। तो और फिर ये जो खाद है ये आप मिट्टी में मिला भी सकते हैं, और या उसको ऊपर से छिड़क के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत बढ़िया खाद होती है। इससे फायदा बहुत होता है, जमीन भुरभुरी हो जाती है, जमीन में जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है पौधों में वो ज्यादा हो जाती है, वो बढ़ जाती है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो इसके ये फायदा खाली नहीं है कि ये एक पोषक तत्व का काम करता है, इसका ये भी फायदा है कि जमीन को भी अच्छा बनाता है, फर्टाइल बनाता है, और जमीन की क्वालिटी भी चेंज करता है। और इसमें क्योंकि जीवाणु होते हैं, क्योंकि जो कचरा होता है जब केंचुए की आंत में से निकलता है, गुजरता है, तो उसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम भी इसके अंदर मिल जाते हैं। तो उस जीवाणु होते हैं, जैसे हर एक की आंतों में जीवाणु होते हैं, हमारी आंतों में भी, पशु की आंतों के अंदर भी जीवाणु होते हैं जो भोजन को पचाते हैं, उसकी खाद बनाते हैं। तो ऐसे ही केंचुए के अंदर भी होते हैं। तो ये जीवाणु भी जो है ना, उस खाद के साथ में आपको मिल जाते हैं। जब आप जमीन में डालते हैं तो वो जीवाणु भी अपनी संख्या बढ़ाते हैं, अच्छे जीवाणु होते हैं, और जमीन की क्वालिटी बढ़ती है और पोषक तत्व मिलते हैं, बहुत फायदे हैं। और जो जमीन की एक आदत होती है, जमीन की एक प्रवृत्ति होती है जीवाणुओं के माध्यम से, कि वो जो वातावरण में उपलब्ध जो अनुपलब्ध पोषक तत्व होता है उसको वो उपलब्ध रूप में कन्वर्ट करती है। पौधे जो है वो उपलब्ध अवेलेबल जो पोषक तत्व है उन्हीं को ले पाते हैं। तो ये उस उपलब्ध की मात्रा को बढ़ाते हैं। फिर ये क्योंकि ये जैविक से बनी होती है, तो जैविक कार्बन की आपकी मात्रा भी जमीन में बढ़ जाती है। तो ऐसे करके ये बहुत ही काम की चीज है, अच्छी चीज है। तो मैंने कवर करने की कोशिश करी है। मैं नोट देख लेता हूँ, अगर इसमें से कोई मेरे को कुछ अगर और मिल जाता है तो मैं आपको उसमें बता दूंगा। अब मिट्टी खाने वाले केंचुओं की जैसे मैंने बताई थी, तो वो तो आपकी जमीन जब उपजाऊ होगी तो अपने आप ही हो जाएगी। तो वो भी जो जो अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे जमीन में। और दूसरा एक फायदा और है इन केंचुओं का, कि जो कीट खाने वाले जो जीव होते हैं, जिसको मित्र कीट कहते हैं, मित्र पक्षी कहते हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाले कीट को खाते हैं, तो उनकी संख्या भी बढ़ती है अगर आपकी जमीन में केंचुए हैं। क्यों? क्योंकि जब वो कीट नहीं होते हैं तो भोजन के रूप में वो जो मित्र कीट है वो इनको खाते हैं। इनको खाते हैं तो वो जगह नहीं छोड़ते हैं, फिर उनको जगह छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो वहीं परमानेंट आपके खेत में रह जाते हैं। तो वो और जब जो कीट आते हैं नुकसान पहुंचाने वाले, तो उन कीट को ये खुश होके खाते हैं, और मजबूरी में
ये केंचुओं को खाते हैं। तो ये केंचुआ भी जो है ना, ये बहुत ही एक 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 उसका अलग फायदा है। अब मैं देखता हूँ कि और कुछ अगर रह गया हो तो हाँ, अब जैसे एक बात और है कि इसमें जो गाय का गोबर हम डालते हैं, अगर हम मान लो शहर में रह रहे हैं या शहर में नहीं भी हैं, गांव शहर के पास में रह रहे हैं और हमारे पास में किचन वेस्ट है, होटल का खाने का वेस्ट है, कचरा है, तो वो भी जो है ना आप इसमें मिला सकते हैं। वो भी नाइट्रोजन का एक सोर्स है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको अलग सेटअप करना पड़ेगा, वो भी आप इसमें मिला देंगे तो आपको फिर गोबर की मात्रा आपको कम डालनी पड़ेगी। और उसके बाद में इसमें और कोई मैं देख लेता हूँ, नोट में अगर कुछ रह जाता है तो मैं आपको कवर कर दूंगा। सारा अंधेरे में रहते हैं वो बता दिया। और वो भी हो गया। हाँ जी, और उसके बाद में घरेलू कचरे का आप डाल सकते हो। जैसे जो कल का किचन का वेस्ट का मैंने बताया था कि जो जो पहली स्टेज की जो फर्मेंटेड वेस्ट है, जो अचार बना हुआ वेस्ट है, उसको भी आप यूज कर सकते हो, डाल सकते हो। और डीकम्पोजर से सड़े हुए कचरे को भी आप डाल सकते हो। वेस्ट डीकम्पोजर होता है, उसका ये बेनिफिट है कि आपका जो कचरा है वो जल्दी गल जाएगा। तो आप अपने जो भूसे के अंदर आप वेस्ट डीकम्पोजर या गाय के मूत्र को या जीवामृत को आप छिड़क के आप उसमें उसको कचरे को आप पार्शियली सड़ा लें, आधा सड़ा लें। और पूरा सड़ गया तो फिर तो जरूरत नहीं, तो खाद ही बन गया। और आपने उसको पूरा सड़ने की जरूरत नहीं है, आधा सड़ा हुआ ही थोड़ा नमी वाला गीला रहता है, वही वो ये ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो उसमें आप यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या रह गया, एक और इन केंचों की जो एक दूसरी विधि पवन कुमार जी, लंबी साधारण विधि है जो आप लंबी रो बना के आप बताते हैं। और हाँ जी, 1 एकड़ के लिए कितने केजी वो मैं बताऊंगा आपको। वो इसमें दी हुई है कि आप 2-3 टन, 2 से लेके 4 टन इसमें आप डाल सकते हो। वो पर हेक्टेयर है, मैं आपको वो देख के बताऊंगा। और क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो अभी हम दूसरा एक मैं फायदा और बता रहा था कि ये जो केंचुए होते हैं, जो जमीन में केंचुए होते हैं, ये एक काम और करते हैं कि जमीन के अंदर सपोज करो कोई रासायनिक तत्व चला गया है, जैसे कोई तेल, जैसे कोई पेंट के प्रोडक्ट चला गया है, ऐसा कुछ उसको प्रदूषित हो गया, मान लो मिट्टी प्रदूषित हो गई है, तो ये केंचुए उसको भी खा के सही कर देते हैं। मतलब ये एक उसका अलग उसका फायदा है। और ये हो गया। और अब जिस जमीन में जो हम रासायनिक खाद डालते हैं, तो कीटनाशक डालते हैं, वो केंचुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए ये जैविक वाली जो है उसी में ही ये बढ़िया रहते हैं, अच्छे पनपते हैं। जैविक खेती करते हैं वो केंचुए उसमें ज्यादा होते हैं। दूसरा, गहरी जुताई से भी केंचुओं को नुकसान पहुंचता है। तो एक्चुअली उसको विदेशों में नो टिलिंग मेथड कहते हैं कि हमें जमीन की बहुत ज्यादा गहराई में जुताई नहीं करनी चाहिए। किसानों का एक अंधविश्वास है कि हम जितना उसको तवी से पलटा मारेंगे, हाँ ठीक है, उसमें ऑक्सीजन देने के लिए, उसको पोली करने के लिए आपको थोड़ा जरूरत है, लेकिन ऊपरी सतह को ही करने की जरूरत है। छोटे हल से वो कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा जब आप उल्टा पलटाई करते हैं ना, तो अच्छा जो ऊपर जैविक कार्बन होता है वो नीचे चला जाता है, नीचे बिना जैविक कार्बन वाली जमीन ऊपर आ जाती है। जो जीवाणु होते हैं वो भी नीचे चले जाते हैं, दब के मर जाते हैं। और जो केंचुए होते हैं, उनके जो घर बनाए होते हैं वो भी टूट जाते हैं, क्योंकि केंचुए जो छेद बनाते हैं, घर बनाते हैं, वो उसमें पानी चला जाता है। ऊपर का पानी बारिश का नीचे जाता है, नीचे का पानी कैपिलरी से ऊपर आता है। और तो जो पौधे की जड़ें होती है वो भी उसमें अच्छी पनपती हैं, जमीन भुरभुरी होती है, नमी रहती है। और उसमें पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि केंचुआ खुद जब मर जाता है तो भी ये पोषक तत्व का काम करता है।
और ये अपनी जो वर्मी कंपोस्ट कास्टिंग छोड़ता है वो भी पोषक तत्व होती है, तो जड़ें बड़ी आसानी से केंचुए के छेदों में चली जाती है। और जो मल्चिंग है वो भी केंचुओं को बनाए रखने में मदद करती है कि जमीन के ऊपर जो मल्चिंग डालते हैं, वो आच्छादन जो डालते हैं, भूसा जो जमीन के ऊपर बिछा देते हैं, उससे भी केंचुए, जमीन के केंचुए बढ़ते हैं, क्योंकि वो उनको अंधेरा मिलता है, नमी मिलती है। और जब आप ऊपर से कोई भी कीटनाशक छिड़कते हो, चाहे वो कीटनाशक आपका जैविक ही है, केंचुए को ऊपर अगर केंचुआ होगा तो उसको नुकसान पहुंचाएगा, वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपने मल्चिंग डाला हुआ है तो उसका ये फायदा भी है कि वो कीटनाशक वो नीचे के केंचुओं को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और केंचुए अब देखिए राकेश जी, गहरी जुताई में तो वो तो हल के ऊपर डिपेंड करता है, आपका साधन के ऊपर है। आपके पास बैल का हल है, ऊंट का हल है, मैं तो उसको 6 इंच से ज्यादा गहराई को सही नहीं मानता हूँ। 6 इंच की गहराई आप तक उसको कर लें, और फिर वो मिट्टी से मिट्टी पे डिपेंड करता है। जैसे अगर रेतीली जमीन है तो आपको, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उसमें जुताई करेंगे तो वो आंधी उसको उड़ा के लेके जाएगी, कार्बन को भी उड़ा के लेके जाएगी, मिट्टी को भी वो और जब नई फसल उसमें आप बोएंगे तो वो नई फसल झुलस जाएगी, वो मिट्टी जो चलेगी जब वो उससे झुलस जाएगी। तो कुछ लोग तो बिना जुताई करे सीधी उसकी बुआई करते हैं। जो प्राकृतिक खेती करने वाले लोग हैं, कोरिया में, जापान में, चाइना में और भारत में भी कुछ लोग, तो वो सीधा ही उसको बो देते हैं, उसकी उसको जुताई करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये निर्भर करता है, अलग अलग फसल के हिसाब से निर्भर करता है कि कौन सी फसल किस हिसाब से वो पसंद करती है। और उसके बाद में अच्छा, अगर जो इसकी मात्रा की अगर बात करते हैं तो अगर जैसे हम कहते हैं कि कितनी हम मात्रा डाले जाए, वैसे तो जो नाप के हिसाब से वो मैं अलग से बताऊंगा चार्ट के हिसाब से, बट मोटा मोटा अंदाजा है कि 1/4 इंच, यानी कि 6 mm, यानी कि 2 सूत की मोटाई मोर देन एनफ है। जो हम गाय का गोबर वाली खाद डालते हैं, जिसको हम आधा इंच डालते हैं, ये आधे का आधा इंच ही काफी रहती है, इससे काम चल जाता है। और देखता हूं मैं कोई और इसमें जैसे मैंने बताया था कि नाइट्रोजन इसमें 2.5% से 3% होता है, इसमें फास्फोरस भी होता है, पोटाश भी होती है। माना कि इसमें यूरिया से, एनपीके से कम होता है, लेकिन आप देखिए कि ये उससे सस्ती भी तो है। आप और ये जमीन की उपजाऊ शक्ति को है, लाइक आगे चला तो ये खाली ऐसा मत सोचें कि पोषक तत्व कितने परसेंट है। आप ये सोचें कि उस जमीन को परमानेंट उपजाऊ बना रहे हैं, उस जमीन में जीवाणुओं की, जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं, उस जमीन की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ा रहे हैं, उस जमीन की जो पोषक तत्व अवशोषण की जो कैपेसिटी है वो बढ़ा रहे हैं। अब मान लो जैसे रासायनिक खाद जो हम डालते हैं, तो सारी की सारी थोड़ी पौधे काम में लेते हैं, वो तो कुछ तो हवा में चली जाती है, कुछ भाप बन के उड़ जाती है, कुछ पानी के साथ बह जाती है, कुछ कुछ वो पानी के साथ बह के जड़ों के नीचे चली जाती है, तो उसका भी इतना भाग इस्तेमाल नहीं हो पाता है, और वो एकदम से तेज होती है। जबकि ये क्या होता है, जो जैविक खाद होती है, स्लो रिलीजिंग होती है, ये पौधा जितनी उसको जरूरत पड़ती है उतना लेता रहता है। लेकिन रासायनिक खाद तो ये शराब की तरह है कि आप किसी पशु को जैसे वो काढ़ा पिलाते हो, तो जबरदस्त जितना आपकी मर्जी है उतना पिला दिया, उतना पिला दिया। लेकिन ये वाले जो है, ये पौधे के आप यूं सोचो कि पौधे को आपने थाली में रख के दे दिया है, तो पौधे को जितनी भूख होगी, जितनी जरूरत होगी, जिस तत्व की जरूरत होगी, उस तत्व को ले लेगा। तो इसके इनडायरेक्ट बहुत ही फायदे हैं। तो इसलिए सीधा कंपेयर मत करें कि नाइट्रोजन और कितने परसेंट है, फास्फोरस कितना परसेंट है, पोटाश कितना परसेंट है। और जैसे मात्रा की बात थी तो 2 टन जो है प्रति हेक्टेयर काफी है इसकी मात्रा, और शुरू के साल में ज्यादा देनी पड़ती है और बाद में इसको कम देनी पड़ती है। और अब मोटा मोटा मैं बताता हूँ
जैसे मैंने बताया कि जो जमीन की जो पोषक शोषित करने की क्षमता है, उपलब्धता उसकी भी बढ़ाती है। नाइट्रोजन को 7 गुना बढ़ाती है, फास्फोरस को 11 गुना बढ़ाती है, पोटाश को 14 गुना बढ़ाती है। तो ये जो है ना, ये इस तरह की इसमें इसके फायदे होते हैं। और अब इसको अगर हम कंपेयर करें गोबर खाद से, कोई कहेगा कि जी गोबर से ही बनाना है तो हम गोबर की खाद क्यों नहीं बनाया? बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बनाते ही हैं। लेकिन गोबर की तुलना में इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो 5 गुना ज्यादा होता है, फास्फोरस 8 गुना ज्यादा होता है, पोटाश 11 गुना ज्यादा होता है, मैग्नीशियम 3 गुना ज्यादा होता है, कैल्शियम 2 गुना ज्यादा होता है, और जो दूसरे कुछ तत्व होते हैं वो 7 गुना ज्यादा होते हैं। तो आप अंदाजा लगाओ कि जितनी ये कम मात्रा में डालनी पड़ती है, तो कम मात्रा होगी, आपको लेके जाना आसान रहेगा, डालना आसान रहेगा, और तो ये इसके फायदे हैं। और फिर जो ये खाद होती है, इसमें जैसे खाद अगर आपने ताजा है, नमी बना के रखी हुई है, तो उस खाद में इनके अंडे भी होते हैं, इनके कोकून भी होते हैं। वो खाद के साथ वो कोकून आपकी जमीन में चले जाते हैं, तो वहां भी केंचुए बनने शुरू हो जाते हैं, पैदा होने शुरू हो जाते हैं। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। और अब ये टेक्निकल डिटेल है कि कोकून कितने दिन के बाद बनता है, एक कोकून से कितने अंडे निकलते हैं, एक केंचुआ कितने प्रजनन करता है, कितनी उम्र उसकी होती है, ये अलग अलग डिटेल में, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट वाली बात है। आप ये अवेलेबल है, आप नेट पे आप उसमें आराम से देख सकते हैं। और मोटा मोटा यूं सोचो कि रोजाना एक बच्चा वो पैदा करता है, और उसका बच्चा फिर आगे बच्चा पैदा करता है, तो इसकी संख्या मल्टीप्लाई होती रहती है, मतलब ये। और एक केंचुआ जो है वो 4-5 किलो कचरा, 1 किलो जो केंचुए होते हैं वो अपने से 4 गुना ज्यादा कचरा खा जाते हैं रोज का। एक आपको पता है कि 1 किलो में 1000 केंचुए होते हैं, वो 4-5 किलो कचरा रोज का खा जाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि इसमें आप मोटे मोटे सारे अलग अलग लोगों के अलग अलग आपको विधि मिलेंगे, अलग अलग बेड साइज मिलेंगे, लेकिन मोटे मोटे मैंने आपको बता दिए हैं। और तो इसमें ऑलमोस्ट कवर हो गया। तापमान का हो गया, ताजा गोबर का प्रयोग ना करें, गोबर की मात्रा का हो गया। हाँ, एक बड़ा अच्छी इसका फायदा रहता है, जब हम भूल गया कि पहली बात तो इसका पीएच वैल्यू बड़ा न्यूट्रल रहता है, कि जैसे 7 पीएच वैल्यू है तो 6.5 से 7.5 इसका पीएच वैल्यू रहता है। और जमीन की पीएच वैल्यू भी ये सही करता है। अगर जमीन ज्यादा अम्लीय है तो उसको क्षारीय बनाएगा, उसको न्यूट्रल करेगा, या क्षारीय है तो उसको न्यूट्रल बनाएगा। तो ये वर्मी कंपोस्ट का एक एडिशनल फायदा है, केंचुए का अलग फायदा है कि वो आपकी जमीन को संतुलित कर देगा, उसके पीएच वैल्यू संतुलित कर देगा। तो अब जैसे ये वाले जो राष्ट्रीय जैविक खेती वाले, इन्होंने एक चार्ट बना के दिया हुआ है कि अलग अलग फसल में 2 से लेके 5 टन प्रति एकड़ के हिसाब से ये इन्होंने बताया हुआ है कि आप सब्जियों में ज्यादा डालनी पड़ेगी, जो लंबी फसलें हैं उसमें कम डालनी पड़ेगी। तो अंदाजा आप 2 टन का ही मान के चलो, 2-3 टन आपको प्रति एकड़ के हिसाब से इसको डालना पड़ेगा। और तो ये मैंने बता दिया है। अभी मैं क्वेश्चन आंसर सेशन को ले लेता हूँ, और उसमें कोई अगर पॉइंट आएगा तो हम दोबारा कवर कर लेंगे। तो मैं पढ़ लेता हूँ इसको, चैट को पढ़ लेता हूँ पहले तो, और बाद में शुरू करते चैट हैं। वाले हाँ जी बोलिए चैट वाले लोकेश। हो गए लगभग। हाँ जी बोलिए जी। हाँ, चैट वाले लगभग आपने ले लिए थे। अच्छा, मैं देख लेता हूँ, फिर भी तसल्ली हो जाएगी। क्या इसको घर में पैक? हाँ जी बिल्कुल, घर में बना सकते हैं पवन कुमार जी। ये घर में छोटे छोटे जो कंपोस्टिंग किट होती है उसके अंदर भी केंचुए छोड़ देंगे, तो आप उसमें घर में भी इससे आप बना, जो किचन का कचरा होता है उसको आप पार्शली छड़ा के और आप उसमें ये छोड़ देंगे, तो ये उसकी खाद बना सकते हैं। और नमस्ते सर। हाँ जी। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि इसमें आपने बताया कि रॉक फॉस्फेट भी डाल सकते हैं फास्फोरस की मात्रा बढ़ाने के लिए, हाँ जी। तो उससे कितनी मात्रा बढ़ जाएगी इसमें अब मुझे फास्फोरस की? ये याद नहीं है इसकी, ये देखना पड़ेगा मुझे। अभी इतना इस टाइम याद नहीं है कि रॉक फॉस्फेट कितना होता है, लेकिन मुझे अंदाजे से जो डालते हैं हम, तो ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे पूरा एक फुट बेड में ऐसे ऐसे मुट्ठी भर के हाथ भर के उसको डाल देते हैं। तो इसकी मैं आपको कहीं से सर्च करके पूरी मात्रा में आपको बता दूंगा कि कितना अच्छा। देखा जाए तो रॉक फॉस्फेट जो आप डालते हो वो उतना ही डालेंगे जितना आपने जमीन में डालना है। तो अब आपको पता है कि हाँ। जमीन में कितनी आपने खाद डालनी है, तो उसी रेशो में आप रॉक फॉस्फेट को डाल दें। ज्यादा तो नहीं डाल सकते आप, 15% से ज्यादा उसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर ये केंचुए उसको पसंद नहीं करते हैं। तो ये मैं पूरा इसका आपको कहीं से आप ढूंढ के मैं आपको देना पड़ेगा। दूसरा आप बोल रहे हैं कि इसको रासायनिक खाद के खेत में नहीं डाल सकते, तो वहां पे काम नहीं करेगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा कि नहीं डाल सकते हैं। मैंने ये कहा है कि जिस खेत में रासायनिक खाद डली हुई है वहां पे केंचुए नहीं पनपते हैं। अच्छा। देखिए, ये जो वर्मी कंपोस्ट है, इसके 2-3 फायदे हैं। एक तो एज ए पोषक तत्व, एज ए खाद तो है ही है, वो तो रहेगा, उसमें कोई वो नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन इसमें जो केंचुए अगर हैं तो वो उस जमीन में मर पनप जाए। नहीं पाएंगे जिस जमीन में रासायनिक हाँ खाद डली हुई है। तो हाँ, वो मर जाए। हाँ, समझ गए ना जी। अच्छा। और सर और दूसरा मैं पूछ रहा था कि अपनी जो हाँ जी, दूसरी खाद है उसमें हाँ आपने जी। कंटेंट आपने सबके जीवामृत, घन जीवामृत इनके देख रखे हैं कि कितने कंटेंट हैं, और उससे इसके आप 10 गुना ज्यादा बता रहे हो? हाँ जी, ये देखे हुए हैं जी। ये एक्चुअली क्या है कि मूंजबानी याद इतना नहीं रहता है। ये आपको चार्ट में आपको मिल जाएंगे जो खेती नहीं, करते घन हैं। जीवामृत जो सुभाष पालेकर जी बताते हैं, घन जीवामृत का, उसके हाँ जी, कंटेंट उसका से इसका 10 गुना ज्यादा रहेगा फायदा। वो आप नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। मैंने ये नहीं कहा है। उसके हाँ। कितने हैं वो आप चार्ट से देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं, मैंने तो ये उनके कहा मिल है नहीं रहे, कि कहीं हमको कंटेंट नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है, बढ़िया हो सकता है। मैंने तो ये कहा है कि जो गाय के गोबर से जो नॉर्मल रूढ़ी की खाद आप डालते हो, हाँ, उससे उससे 10 कितने गुना। गुना ज्यादा इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस होता है, वो मैंने आपको बताया। ठीक है। ठीक है और सर। तो अभी जी हाँ जी, ठीक इसमें है। किसी और का अगर कोई चैट हो या कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप प्लीज मेरे से पूछ सकते हैं, वरना मेरी तरफ से तो मोटा कृष्णा मोटा कवर हो गया। हाँ जी, कृष्णा जी पूछना चाह रहे हैं कुछ। हाँ जी, बोलिए कृष्णा जी प्लीज। पूछिए। हाँ जी, पूछिए प्लीज। मेरा सवाल ये था कि ये हम वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं, तो इससे हाँ जी, प्रोडक्शन में कुछ फर्क है क्या? आवाज वैसे कहाँ पर थी, पूरा समझ में नहीं आया। मतलब आप क्या पूछ रहे हो कि ये जो खाद डालते हैं तो उससे मेरा एक्चुअल में फर्क मेरा पड़ता है? मे, नहीं, दोबारा नहीं, मेरा आवाज कहाँ सवाल पर ये था थी सर आपकी? कि जैसे अगर हाँ जी, मेरा बोलिए। सवाल ये था कि जैसे किसी खेत पे हम सब्जी भाजी का उत्पादन कर रहे हैं और वहां पे यूरिया डीएपी का यूज कर रहे हैं, हाँ जी। अगर वही किसान जो है वर्मी कंपोस्ट यूज करता है तो उससे उसके प्रोडक्शन में कमी आती है क्या इसको यूज करने से शुरुआती दौर में? नहीं, दोबारा पूछिए। आप ये पूछ रहे हैं कि रासायनिक खाद के साथ हम इसको डाल सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन था आपका? सवाल दोबारा रिपीट करिए प्लीज। आपका सवाल आप दोबारा सुन अगर पा रहे हैं दोबारा पूछिए। मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया। नेटवर्क नेटवर्क सर की अभी आवाज प्रॉब्लम हो गई। हाँ जी। सर आवाज आ रही है? बहुत ही काम के पड़ेगा, थोड़ा फर्क तो पड़ेगा, लेकिन ये वो आप ना बड़ियों वाला हिसाब नहीं करें। जैसे मैंने कल भी ये बताया था कि आप ये मत देखें कि एकदम से उतनी प्रोडक्शन आ रही है। आप ये देखें कि नेट प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है। अगर थोड़ी प्रोडक्शन में कमी आती है तो उतना आपका खर्चा भी कम होता है, उतनी आपकी जमीन की उपजाऊपना बढ़ता है, उतना आपका उत्पादन स्वस्थ होता है, तो उतना आपका पर्यावरण होता है। तो एक किसान होने के नाते हमें सिर्फ ऐसा पैसों में नफा नुकसान नहीं देखना है, हमें लॉन्ग रन पे देखना है, हमें कि लंबे टाइम पे हमें क्या फायदा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर लॉन्ग टर्म फायदे की बात करूं तो कोई कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। आप यूं कहें अपने हिसाब से, आपने मापदंड बनाया हुआ है कि मेरी गेहूं जो है वो उसमें 10 क्विंटल होती थी, अभी मेरी 8 क्विंटल हो रही है, तो आप उसको नुकसान बता सकते हो, लेकिन मैं उसको नुकसान नहीं बताता, क्योंकि वो खर्चा भी उतना कम लगा आपका। जी हाँ जी, जी सर, दिगंबर जी। दूसरा मुझे सर एक और समझ हाँ जी, इसके साथ हम यूरिया डीएपी का यूज कर सकते हैं क्या सर, कुछ परसेंटेज में? हाँ जी। सपोज हम हाँ, लोग वर्मी यूज करते कर हैं, रहे हैं लेकिन बट लोग करते हैं, पैरेलली
लोग करते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो उसका पक्ष नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि वो कोई भी किसान है, वो बेचारा एकदम से अपनी उसको डाउन नहीं करना चाहता है, तो वो और उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है, मेन बात ये होती है, तो वो कर सकता है। धीरे धीरे यूं सोचो कि आप अगर जमीन को आदत पड़ी हुई है नशे की, तो आप एकदम से नशा छुड़ा के उसको दूध घी पिलाना शुरू कर दोगे तो वो शायद मर जाए और शायद तबीयत खराब हो जाए। तो धीरे धीरे आप आदत डालने के लिए कर सकते हैं कि आपको लगता है कि नहीं यार, पर्टिकुलर अब तो मेरी फसल बिल्कुल ही वो कमजोर है, ग्रोथ ही नहीं हो रही है, तो आप डालिए, और ठीक चल रही है तो आप ये डालिए। तो आप उसमें कोई उसका एडवर्स, कोई दोनों का आपस में कोई रिएक्शन नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं डाल सकते या कोई नुकसान करेगी, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी। जी ठीक है सब आपने कृष्णा जी, है ना? हाँ जी। सर मुझे एक हाँ जी मैं ये पूछा सर, इसको किस अनुपात में मिक्स कर सकते हैं? जैसे हम वर्मी कंपोस्ट यूज कर रहे हैं, बट यूरिया क्या अनुपात रखें? नहीं, अनुपात में तो अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि आप उसमें मिला के डालें ना। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो आप यूरिया की खाद आप 3 बार डालते थे, तो आप 2 बार वो डालें, 1 बार ये डालें। मैं तो ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप उसमें मिक्स करके जी डाल दें, जी मैंने तो ऐसा कभी किया नहीं है और मैं इसको सजेस्ट भी नहीं करता हूँ। बट ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हो आप। जैसे यूरिया खाद अगर एक फसल में आप 3 बार डालते हो, अच्छा तो आप पहली बार 2 बार वो डाल लो और 1 बार ये डाल लो। अगली बार आप 2 बार, 1 बार वो डाल लो, 2 बार ये डाल लो। ऐसे करते करते वो आपका हो जाएगा। ऐसा कोई रेशो, गलत चीजों के रेशो नहीं हुआ करते हैं। जो चीज सही नहीं है उसका कोई ऐसा रेशो नहीं होता है। जी 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 हाँ जी। जी। जी ठीक और है सर कृष्णा दूसरा जी। ये था कि अगर मैं किसी जमीन में कृष्णा जी वर्मी कंपोस्ट अभी डाल रहा संक्षेप, हूँ, कृष्णा जी, तो सर कृष्णा जी एक आखिरी सवाल सर, एक बोलिए। आखिरी सवाल सर, सर एक आखिरी सवाल हाँ है जी हाँ जी। हाँ हाँ जी। जी सर, ये एक बार अगर मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला है एक जमीन में, तो उस हाँ जमीन जी। में दोबारा कितने समय के बाद मुझे उसमें डालना चाहिए? देखिए, वैसे तो शुरू में आपको ज्यादा डालना पड़ेगा। जैसे साल में अगर आप पहली बार तो आप कोशिश करें कि मिट्टी में आप मिलाएं, और दूसरी बार आप जैसे आप यूरिया छिड़कते हैं हर एक फसल में, यानी कि आप 2 फसल लेते हो तो 2 बार आप डालें, और बाद में फिर वो संख्या कम होती जाएगी। तो हर फसल में शुरू में आपको शायद 2 बार डालनी पड़ेगी। और जो इसकी मात्रा है, देखिए वो मात्रा आप उसको डिवाइड कर लें कि कितनी खाद आपने डालनी है, तो उस हिसाब से उसको कर लें। ऐसा कोई फिक्स इसका कोई वो फार्मूला है नहीं कि आपने नाप के ही उसको इतना करना है। आप एक फसल में आप शुरू में 2 बार डाल लें, और बाद में आप अगले साल उसको साल में 1 ही बार डालें, और नहीं, फसल एक फसल में 1 बार डालें, और तीसरे साल आप जो है ना, वो आपको साल में 1 ही बार आपको डालना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप आपका जमीन को धीरे धीरे आप उसको उपजाऊ कर सकते हैं और इसकी मात्रा को कम कर सकते हैं। नमस्कार सर, मैं जी सुखविंदर बहुत सिंह बहुत पटियाला धन्यवाद सर। हरियाणा से। हाँ जी। एक मिनट सुखविंदर जी, सुखविंदर जी एक मिनट, ये दिगंबर जी का पहले है, तो दिगंबर जी ने हैंड रेज किया है काफी देर से। दिगंबर जी पूछिए। हाँ जी, पूछिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, मैं साइंटिस्ट हूँ यहाँ NIC रुड़की में। हाँ जी। हाँ, तो मैंने थोड़ा थ्योरी तो पढ़ रखी थी इसके बारे में। हेलो, थोड़ी क्या जी? मैंने सर इसके बारे में थोड़ा थ्योरी तो पढ़ रखी थी मैंने, तो आपका जो आज मैंने ये सुना है तो काफी अच्छा लगा इसमें। आप धन्यवाद कहाँ जी। पर आप कहाँ पे हैं सर? मैं राजस्थान में हूँ जी। अच्छा, कौन सा डिपार्टमेंट? मैं तो राजस्थान में हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। मैं तो पहले मैं जॉब करता था, मैं सिविल इंजीनियर रिटायर हुआ हूँ, और अभी मैं अपनी खेती करता हूँ। अच्छा अच्छा और अच्छा। मैं लोगों को सिखाता हूँ, जो मैंने सीखा है वो सिखाता हूँ। जी जी तो खुद भी सीख रहा हूँ मैं, आप जैसे जी। लोगों के अनुभव से मैं सीखता रहता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो एक्चुअली सर, जैसा आपसे डिस्कस करना हो तो आपका फोन नंबर वगैरह एक बार हाँ जी, फोन नंबर मेरा है, साझा कर आप दिया है, हाँ? नोट कर दीजिए। फोन नंबर और ऊपर साझा कर दिया है भैया। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। बाकी मैं सबसे बढ़िया तरीका आपको बताऊंगा, जो ये आपका राष्ट्रीय जैविक संस्थान है ना, गाजियाबाद वाला, हाँ हाँ ये हाँ। ये सबसे अच्छा, मतलब एक अथोराइज और सबसे बढ़िया, मैं इसको विश्वास पात्र मानता हूँ।
तो आप उसको फॉलो करें। आप जो ठीक, जगह जगह इतने सारे यूट्यूब भरे पड़े हैं लोगों के, किसानों के बनाए हुए ऐसे हाँ, हाँ। वो आजकल के मीडिया की तरह हैं, तो उन पे नहीं जाएं आप कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा, पीडीएफ में है, मैं इनको भेज दूंगा लोकेश जी को, लोकेश जी मुझे आपको भेज दीजिएगा। अभी हम इस चैट में तो हाँ शायद जी, हाँ। अटैचमेंट पीडीएफ का तो नहीं आ पाएगा ना, इसमें नहीं आ हाँ, पाता है। हाँ इसमें सर नहीं आ एक चीज़ पाएगा। और हाँ मैं सर, एक पूरा चीज़ और पीडीएफ आपको भेज दूंगा, आप उसमें पूरा पढ़ें, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है, उसमें अभी सारी सर एक तरह की चीज़ विधियां, सारे फायदे, क्या मात्रा डालनी है, कौन सी सब्जी में डालनी है, कौन सी फसल में डालनी है, पूरा दिया हुआ है। तो अभी सर एक छोटे आप भगवान जी, अच्छी बात है, आप नोएडा में रहते हैं, आप उनसे विजिट कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं है आज के टाइम पे। उनका पीडीएफ है जैविक खेती का, ये अपना वर्मी कंपोस्ट का बहुत अच्छा पीडीएफ है। उसको आप मैं भी उसको पढ़ता रहता हूँ, रेफर करता रहता हूँ, कोई चीज जब याद नहीं रहती है या कोई चीज जब किसी दूसरे की कॉन्ट्राडिक्शन से होती है, तो मैं इसको ज्यादा प्राथमिकता देता हूँ, मैं इसको ज्यादा विश्वसनीय मानता हूँ। तो हाँ आप सर एक छोटा इसको, सा हाँ जी, हेलो हेलो हाँ जी, बोलिए हेलो जी आप। हाँ जी, हाँ जी हाँ लोकेश जी। हेलो हेलो हाँ जी, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर, जैसे अभी आपने कहा ना कि जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो मात्रा है इसमें काफी ज्यादा होती है, हाँ जी, और चूंकि नाइट्रोजन फास्फोरस से वाटर बॉडीज में उसमें यूट्रोफिकेशन होता है। नाइट्रोजन हेलो, फास्फोरस के बाद क्या बोला आपने जी, दोबारा बोलिए। नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होने से वाटर बॉडीज अगर आप आसपास होंगी तो उसमें यूट्रोफिकेशन होता है। कि किस चीज की बात कर रहे हो, वर्मी कंपोस्ट को? नहीं, आपने कहा ना इसमें जो नाइट्रोजन फास्फोरस होता है, जो हाँ, केमिकल हमारा फर्टिलाइजर है उससे ज्यादा होता है। नहीं 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 नहीं, आपने शायद ध्यान से नहीं सुना, उससे ज्यादा नहीं होता है, उससे तो कम होता है, लेकिन जो गाय का गोबर, जो हम ट्रेडिशनल गाय का गोबर, रूढ़ी की खाद जो डालते हैं ना, जी उससे जी, ज्यादा होता है। जो रासायनिक वाला होता है उससे तो काफी कम होता है, हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। उससे तो बहुत कम होता है। जैसे वो तो अगर मान लो एनपीके आपने कोई 18% नाइट्रोजन है, तो इसमें तो हम्म, मुश्किल से 3-4% नाइट्रोजन होता होगा, तो ठीक उससे ठीक। तो बहुत कम होता है जी। लेकिन ये जो होता है, ये जैसे वो पानी में घुल के वेस्ट चला जाता है या भाप बन के उड़ जाता है, ऐसे ये बेकार नहीं होता, ये मिट्टी का भाग बन जाता है, तो ये जितना भी होता है वो वेस्ट नहीं जाता है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, और कुछ लोकेश जी आप देखिए, कुछ अगर हो तो। ये एक प्रश्न है इनका, अ, क्या नाम है, सुखविंदर जी का। हाँ जी, सुखविंदर जी पूछिए आप। जी सर, नमस्कार सर, मैं सुखविंदर सिंह फतेहाबाद हरियाणा से सर। नमस्कार सुबेदर जी। सर मेरे पास 25 पशु हैं, ठीक है जी, खेत के लिए पर्याप्त गोबर है, ठीक है जी। तो वर्मी कंपोस्ट क्यों? ओके, वर्मी कंपोस्ट क्यों, ये मैंने शुरू में बताया था ना कि वर्मी कंपोस्ट इसलिए कि उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस उससे ज्यादा होता है। तो आप अभी जितने पशुओं से गोबर की खाद आपकी पर्याप्त है, अगर उसमें से कुछ की आप अगर ये बनाना शुरू कर देंगे, तो आपकी मात्रा स्पेयर होगी, सरप्लस होगी, उसको आप बेच सकते हो, आप उससे एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हो, आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। तो आपको उसकी एक फायदा है। सर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एचएयू में एक अलग ब्रांच है इसकी, हाँ जी, में तो ये कहते हैं भी जो सी कुलड़ी की खाद है, गड्ढे वाली खाद है, हाँ जी, उसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, नहीं गलत कहते हैं जी, वो और नाइट्रोजन इसमें वर्म्स मूव करते हैं तो उससे वेपराइज हो जाता है यूरिया इसमें से, नहीं, ऐसा कुछ नहीं नाइट्रोजन। है। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो गाय का जो गोबर होता है ना, हाँ उस जी, गोबर में निश्चित तौर पे यूरिया ज्यादा होती है। ठीक है और जी, वो कई बार तो आप उसमें भूसा नहीं मिलाते, तो उसमें यूरिया इतनी ज्यादा होती है कि फसल को जला भी सकती है। ठीक है जी, लेकिन आपने ऐसे नहीं देखना है, आपने लॉन्ग रन पे देखना है कि वो यूरिया कितनी उस पौधे को काम आ रही है, कितनी वेस्ट जा रही है। तो एक संतुलित आहार वाली बात है कि अगर ये जो है एक संतुलित आहार है, और मुझे तो ऐसा नहीं किसी डॉक्यूमेंट में मिला, अगर आपको मिला हो, मैं भी एचयू जाता रहता हूँ, और वहाँ के दीनदयाल उपाध्याय जैविक जो उनका सेंटर है, वहाँ चौधरी साहब मेरे मित्र हैं, और मैं खुद वहाँ सीखने के लिए कई बार जाता रहता हूँ। डॉक्टर तो साहब पल्सिस पल्सिस मुझे तो सेक्शन है। अभी तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिला है जो ये कहता हो कि जी
गोबर वाली खाद में वर्मी कंपोस्ट से ज्यादा नाइट्रोजन होती है। पल्सिस सेक्शन के साथ में ही एक उनका अलग उन्होंने बना रखा है। अच्छा जी। उसमें डिस्कशन हुई थी मेरी। और दूसरा, एक बार मैंने गमले मैं में तो पौधे किसी लगाए, हाँ जी गमले में चौधरी साहब, पौधे मैं लगाए, किसी कुछ डिस्कशन में को तो नहीं मानता, क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन गैप आ जाता है कि उन्होंने कुछ कहा है, आपने कुछ सुना, आपने कुछ समझा, तो उसका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो कि जी लिखित उनका ऑफिशियल आधिकारिक हो तो आप मुझे भेजें, मैं मुझे ज्ञानवर्धि से बड़ी खुशी मिलेगी। अच्छा सुखविंदर सर, जी, एक बार मैंने सुखविंदर गमले जी, में पौधे प्रश्न, लगाए, उसमें सुखविंदर जी प्रश्न अभी संक्षिप्त में पूछिए थोड़ा सा। ओपन सेशन है ना, तो टॉपिक से ही संबंधित रहे ज्यादा से ज्यादा तो अच्छा है ना। सर मैंने गमले में पौधे लगाए, कुछ में वर्मी कंपोस्ट डाली और कुछ में गोबर की वो खड्डे वाली खाद डाली। ठीक है। जो उनसे खड्डे वाले पौधे थे उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा थी और वर्मी कंपोस्ट वालों में कम थी। रीजन था, पौधे सेम थे, उसी उम्र के, उसी हाँ वैरायटी के जी, सेम पौधे, अलग अलग पौधे पौधे थे। सेम थे, गेंदे के पौधे थे हाँ जी। और गमलों में लगाए थे मैंने। और हाँ जी। उनकी गोबर वाले में ग्रोथ ज्यादा थी। वेट नहीं मैंने किया भी उनका वेट कितना था और उनका वेट कितना था। गोबर हो सकता है ज्यादा हो सकता है, तो फिर वो देखो उन चीजों का फर्क पड़ता है। और आपने मिट्टी में मिलाए थे या आपने ऊपर से दी थी खाद? मिट्टी में मिक्स करके गमले भरे थे जी। हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसमें, एक तो क्या है कि कार्बन की मात्रा चूंकि ज्यादा रहती है उसमें, और उसका बल्क वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो वो ह्यूमस ज्यादा पैदा कर सकता है। और कुछ पौधे होते हैं जो ज्यादा ह्यूमस में अपने आप को ज्यादा खुश रखते हैं, लेकिन ये फार्मूला हर एक फसल में नहीं चल सकता है। और अनुभव से बड़ी कोई बात ही नहीं है। अगर आपको खुद का अनुभव है तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आप उस हिसाब से अपना करते रहिए, आप खुश रहिए। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी लोकेश जी। हाँ जी लोकेश जी, उम्मीद है हमने लगभग लोगों के जवाब दे दिए हैं, और पीडीएफ में ग्रुप में भेज दूंगा। और प्लीज अब देखिए आपने आगे का क्या करना है। संदीप सिंह जी ने हाथ उठाया है, कुछ पूछना चाहते हैं या दे दे मौका उनको? हाँ जी संदीप जी, आपका ऑडियो तो ऑन है, आप पूछ सकते हो। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि हाँ जी। जैसे आपने बताया कि उसमें जो रेशो हम रखेंगे, जैसे गोबर की खाद का 25 का 75 का, इस तरह से, तो हाँ सर जी। जिसके पास पर्याप्त मात्रा में अगर गोबर की खाद है और हाँ जी। उसको केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट बनाना है, तो क्या उसको वो उसमें कचरा मिलाना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। खाली गोबर से जो बनाएंगे तो ज्यादा अच्छी खाद बनेगी और ज्यादा बढ़िया बनेगी। और जरूरत नहीं, अगर आप पास में गोबर का एनफ है तो आपको ये मिलाने की जरूरत नहीं, दूसरा सर क्योंकि मेरा इसका एक ये बीच फायदा बीच है, बल्कि फायदा है जी कि लेकिन ये ना हो कि आप फिर कचरे को जलाएं। कचरा अगर है जी ही नहीं जी आपके पास में, तो और गोबर ज्यादा है, तो गोबर से बनाएं। गोबर से एक तो क्या है कि पूरा जो छटाने के लिए 3-4 हफ्ते की जरूरत पड़ती है, वो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 4-5 दिन, 1 हफ्ता पुराना गोबर से आपका काम चल जाएगा। और क्योंकि ये ऑलरेडी छोटा है, टुकड़े टुकड़े हुआ है, चूरा है, तो उनको दिक्कत नहीं होगी, उनको वो बड़ी खुशी से खाएंगे। और कचरे को खाने में ये आनाकानी करते हैं थोड़ी। तो अगर आपके पास में कचरा नहीं है और खाली गोबर है, एनफ है, तो आप पूरे गोबर की बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जैसे आपने बताया कि 1 हफ्ता है, 4-5 दिन पुरानी खाद, जैसे गांव में तो सर हम ऐसे करते हैं, जैसे हाँ जी। 4-5 पशु होते हैं तो उसको इकट्ठा करते रहते हैं और वो 6 महीने बाद खेत में डालते हैं। तो इस तरह का पुराना खाद अगर हमारे पास है तो उससे भी हम यूज में ले सकते हैं ना ले उसको? सकते हैं, लेकिन मैं तो उसमें फिर फायदा नहीं हुआ ना जी। आपने उतना टाइम तो खाद बनाने में ही लगा दिया, फिर उसको आप फिर क्यों ये वर्मी कंपोस्ट क्यों बनाएंगे? आप उसको सीधा खेत में डाल सकते हो। तो उससे तो बेटर ये है कि इसमें ये है कि अगर ये आप बनाते हो तो जैसे आपका ये गैस प्लांट होता है, हाँ जी। बायोगैस प्लांट, उसकी तरह है कि ताजा गोबर आपका आया, आप उसके ढेर लगाते जाओ, हर 4-5 दिन के बाद में आप इधर डालते जाओ, तो आपको उतना इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है।
और अब अगर कोई नहीं बनाना चाहता है, वर्मी कंपोस्ट नहीं बन रही है, तो वो जो गाय के गोबर से तो नॉर्मल बनाते हैं वो बनाते ही हैं, बट ये इसका थोड़ा एक अलग फायदा है जो जैसे मैंने बताया था। तो अगर उस फायदे को उठाना चाहते हैं तो आप ट्राई करके देखें। आप एक बार ट्राई करेंगे तो सबसे बढ़िया तो ये है कि ये आपकी वो यूरिया वाली आदत छूट जाएगी, क्योंकि किसानों को आदत पड़ी हुई है छींटा मारने की और बोरी से खोल के। तो जब आप ये वर्मी कंपोस्ट की आदत पड़ जाएगी तो आपसे यूरिया छूट जाएगी। ये इसलिए ये इसका एक फायदा है। तो आप सर यूरिया डीएपी केमिकल वगैरह तो हम यूज ही नहीं करते। तो डाउट था कि जो पुरानी खाद हमारी हो जाती है उसको हम सीधा खेत में डाल सकते हैं या फिर हमें केचुआ खाद बना के भी डालनी चाहिए? तो उसको आप इसमें प्रोसेस में करने की जरूरत क्या है जी। और जैसे मैंने बताया था कि ये जो केंचुए जो हैं वो ना तो कच्चा भोजन पसंद करते हैं, ना ही बिल्कुल पका हुआ, ये आधा पका पसंद करते हैं। तो जो इसीलिए तो उसको आधा सड़ा हुआ भोजन जो है वो दिया जाता है। तो पूरी बनी हुई जो आपकी खाद है गोबर की, उसको ये शायद उतना पसंद ही ना करें। आप ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है। मैं अगर होऊंगा तो मैं उसको पूरा 6 महीने तक, साल तक बना के फिर मैं केंचुओं को डालने की बजाय मैं तो उसको हफ्ते के बाद ही डालूंगा, तो मेरी तो वर्मी कंपोस्ट जल्दी बन जाएगी। नहीं जी, क्या आप ऐसा करें, क्योंकि किसान जो होते हैं ना, मैं भी किसान का बेटा हूं, तो किसान चेंज नहीं करते, एक्सपेरिमेंट नहीं करते, उनको डर रहता है नई चीज का। तो आप जो अपना तरीका अपना रहे हैं वो अपना अपनाए रखें, लेकिन छोटा सा एक यूनिट आप वर्मी कंपोस्ट का अलग से बना लें, तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। आप तुलना कर सकते हैं कि उसमें इसमें क्या फायदा है। कई बार हम नई चीज को, नई टेक्नोलॉजी को हम लगाना, लागू करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई एक किसान कर लेता है तो हम उसकी नकल करके फिर हम भी शुरू कर देते हैं। तो आप एक चीज है, पूरे वर्ल्ड में इसकी मान्यता है। आप, इसलिए मैं तो कहूँगा कि ट्राई करके देखें आप। पूरी खाद को इधर कन्वर्ट ना करें, लेकिन एक छोटा सा यूनिट लगा के और आप प्लीज करें। हाँ जी सर, इसको ट्राई करते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन और है बस। जो आपने बीच में एक बार वेस्ट डिकम्पोजर का कोई टॉपिक आया था, तो सर मेरा ये जानना चाहता हूँ कि वेस्ट डिकम्पोजर को हम अगर डायरेक्ट फ्लड इरिगेशन से अगर खेत में देते हैं वो सही रहता है, या फिर अगर हम उसका स्प्रे अगर फसल पे करते हैं, सब्जियों पे करते हैं? देखिए, हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, फसल के ऊपर जो डालते हो उसका एक अलग इफेक्ट है, लेकिन जमीन में डालते हो उसका अलग इफेक्ट है। जमीन में जो डालते हो तो जमीन में जो कार्बन तत्व है, जो कोई फसल का डंठल है, फसल की जड़ें हैं, सूखे हुए फसल के पत्ते हैं, वो सारे उस वेस्ट डिकम्पोजर से सड़ जाते हैं।